वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट है 24 जनवरी। अगर आपको इसके आर्टिकल्स की पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे नंबर। बाकी आप हमारे लिए ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी आगे के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। देखिए भाई, सामने 5 हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आदि शंकराचार्य के ऊपर। कंपटीशन के लॉज, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांटम मिशन, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले सारे आर्टिकल्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं भाई, रिसेंटली जो आदि शंकराचार्य जो न्यूज में है, 4 शंकराचार्य जिन्होंने ये बोला था कि अयोध्या का राम मंदिर जो बनाया जा रहा है भगवान श्री राम के लिए, वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो बात ये आ गई है कि भाई आदि शंकराचार्य ये कौन है, ये मतलब कौन है और क्या इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, आदि शंकराचार्य जो है एक वैदिक विद्वान शिक्षक के रूप में है, जिन्होंने जो है हिंदू धर्म के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी है, अद्वैत वेदांता को बनाया है। इन्होंने जो है 5 देवताओं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी को एक साथ पूजा करने की शुरुआत करी थी। इन्होंने ही यहाँ पर आत्मन, ब्राह्मण, इन सबको शुरुआत किया है। तो आदि शंकराचार्य जो कि अद्वैत वेदांता को मानने वालों में से हैं, उन्होंने ही पंचायतन पद्धति की शुरुआत करके धर्म ग्रंथों का संरक्षण करना शुरू करवाया। तो हमारे भारत में 4 आदि शंकराचार्य या शंकराचार्य हैं। ठीक है। 4 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आदि शंकरा जो थे, मेन आदि शंकरा थे, उन्होंने यहाँ पर स्थापित करी थी। हर जो भी उन्होंने स्थापित करी थी जगह पर, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटका और गुजरात में। और इस मोनेस्ट्रीज को क्या बोला जाता है? पीठ। ठीक है। मतलब कि वहां पर हर एक वैदिक लिटरेचर को जिंदा रखा गया है। जिंदा मतलब कि वहां पे उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर पूरी गोवर्धन पीठ में शंकराचार्य हैं, जिनका नाम है स्वामी निष्ठानंद सरस्वती। ठीक है। निश्चलानंद सरस्वती। ऐसे ही ज्योतिर्मठ मतलब उत्तराखंड में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है वहां पर। ऐसे ही द्वारका मतलब गुजरात में, पश्चिमायान पश्चिम में द्वारका मतलब गुजरात, वहां पे स्वामी सदानंद सरस्वती। और श्रृंगेरी शारदा पीठ में शंकराचार्य भारती तीर्थ, ये है। तो 4 शंकराचार्यों के नाम है ये वाले। हर शंकराचार्य के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो हिंदू की जो भावना है, उनकी धर्म की भावना है को उसको जीवित रख सके। तो रिलीजियन, धर्म और समाज के मामलों पर जो सार्वजनिक चर्चा की जाती है, वो सब कुछ चीजें वो इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो अभी ये बहुत न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला था कि जो हमारा पूरा ये अभी राम मंदिर जो बनाया गया है, वो भी इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट अगर राम मंदिर है तो उस पर प्राण प्रतिष्ठा करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए हम लोग उस जगह को अटेंड करने नहीं आए। ऐसी बात हुई थी। ठीक है। तो इस चक्कर में, इसी पूरे के चक्कर में ये वाले जो पर्सन हैं वो न्यूज में थे। तो आप लोगों को भी इसीलिए याद रखने हैं। और ये कहाँ कहाँ है ये पूछा जा सकता है। भारत के 4 इंपॉर्टेंट जो मठ हैं, हिंदू मठ, उनमें ये वहां पे हेड है, उनके प्रमुख हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ पे 4 मठ हैं, इनका नाम क्या है, आदि शंकराचार्य कौन थे। ठीक है। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। तो अभी वहां पे कौन कौन शंकराचार्य के रूप में जो है वो वर्धमान है, कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो ये सब हमको फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही कंपटीशन लॉस के ऊपर आता है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ये बोला है कि भाई जितने भी पीवीआर्स बने हुए हैं, जो पीवीआर होते हैं ना, पीवीआर पता है आप लोगों को? फिल्म जहाँ पे चलती है, इस वजह से वैसे पीवीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिया विलेज रोड शो। ये इस टाइप से पीवीआर बना था। तो भाई यही बोला गया है कि मल्टीप्लेक्स श्रृंखला जो पीवीआर है, उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। ठीक है। उन पर जो है एक फिल्म मेकर थे,
और एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने यहाँ पर ये पूरा एक दबदबा उन पे बनाया, उनके ऊपर केस करा है कि पीवीआर्स ने ही मल्टीप्लेक्स जो स्क्रीन्स होती हैं वहां पर उन्होंने अनाधिकृत तरीके से अधिग्रहण कर रखा है। और ये बोला है कि जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं पावरफुल, वो वहां पर उनकी मूवीज को प्राथमिकता देते हैं, अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करते हैं, ऐसा उन्होंने सारी बातें कही हैं। और इन एलिगेशंस के अलावा सीसीआई ने अभी क्या बोला है कि इसको रिजेक्ट कर दो, कि ये जो पूरे मामला है वो निराधार है, इसके ऊपर अगर उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया तो हम देखेंगे, उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया ही नहीं है, ऐसा बोला गया। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होती है, तो प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो कंपटीशन के ऊपर देखता है कि दो कंपनीज के बीच में किस प्रकार का कंपटीशन है। कंपटीशन सिर्फ हेल्दी होगा तभी ये प्रमोट करता है। 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इसको बनाया गया था। कंपटीशन के ऊपर देखता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे देखता है, और ये देखता है कि कंपटीशन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। ठीक है। और भारत के अंदर कंपटीशन लॉज ट्रेड के ऊपर किसी एक की मोनोपोली होना, मोनोपोली आप समझते हैं ना, एकाधिकार, तो किसी एक का भी एकाधिकार होना, तो उसके ऊपर ये चीजें चेक करती है। सारी की सारी कंपनीज की एक्विजिशन कॉम्बिनेशन का कंट्रोल, वो मर्ज हो रही है, स्प्लिट हो रही है, हर एक चीज के ऊपर नजर रखने की इसकी जिम्मेदारी हो। तो ये कंपटीशन कमीशन जो कि पार्लियामेंट ने बनाई थी, ये अपना ओपिनियन देती है और साथ में उस चीज को चेक भी करती है कंपटीशन के ऊपर, ताकि लोगों में एंटी कंपटीशन बिहेवियर ज्यादा प्रमोट। मार्केट कंपटीशन, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में क्या चीज होनी चाहिए, सब फेलियर हो रही है तो किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, तो वो सब चीजों को एक तरीके से टैकल करने के लिए, जो समस्याएं हैं उनको टैकल करने के लिए इसको अलग से बनाया गया, ताकि एक का ही अगर डोमिनेंस होगा, जैसे अभी पीवीआर का डोमिनेंस है इसलिए केस हो गया और सीसीआई ने देखा उसको, ऐसे ही अगर कभी कोई और कंपनी का मोनोपोली हो जाती है और उसमें फिर कंपटीशन और ये प्रमोशन, ये कंज्यूमर्स की चीजें यहाँ पे हर्डल्स बन जाती हैं, तो उस केस के अंदर क्या करना पड़ता है, उस केस में प्रतिस्पर्धा को, कमीशन को पूरा चेक रखना पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है भाई, आप ये पूरा रीड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे रख दिया कंपटीशन लॉज के ऊपर रैशनली, जस्ट गिव 1 मिनट और इसको रीड कीजिए। ये वाला भी आपने रीड कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट्स। अभी यहाँ पर कोची में ही 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोची कहाँ पे है, केरला में, वहीं पर इसका मेन एयरपोर्ट बना है जहाँ से लक्षद्वीप जाया जाता है। वहां पर 4,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए, ताकि इंडिया के पोर्ट्स, शिपिंग इंडस्ट्री जो है हमारी, बंदरगाह और शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सके। ठीक है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है यहाँ पर नया डॉक बना है, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी, कोचिन शिपयार्ड का, आईओसीएल का बनाया गया है, तो ये सब चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत वहां पे है। तो शिपयार्ड की जो फैसिलिटीज है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, और इसमें सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखा गया है, ग्रीन टेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पर अभी कोची वाटर मेट्रो फेरीज चलाई गई है, तो वो भी ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ऑब्वियसली, अगर ये पूरी फेरीज वगैरह है तो उसके लिए जॉब भी प्रमोट होगी। ठीक है। इसके अंदर ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, गुवाहाटी में भी स्टार्ट करी गई है उसकी कंस्ट्रक्शन। तो हर जगह पे ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हुए, आप पढ़ सकते हो इधर, यहाँ पर काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, जिसमें स्टील प्लांट्स में गैस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि कोल को हटा करके गैस को यहाँ पे लेके आए, ताकि कार्बन एमिशंस जो होते हैं, कार्बन का जो उत्सर्जन होता है पूरे एनवायरनमेंट में, उसको स्टॉप किया जा सके। ठीक है। तो ये सब इसीलिए किया गया ताकि ग्रीनरी को प्रमोट किया जा सके। एल्गे बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया गया है। 2G इथेनॉल आया है, ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी में कंप्लीट होके स्मार्ट सिटीज पे ध्यान दे। स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट रोड्स बनेंगे, स्मॉलर मिशन होगा। ठीक है। आप नंबर भी पढ़ सकते हो, नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। वही ब्लू इकोनॉमी भी है। ब्लू का मतलब है यहाँ पर मरीन इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना, जॉब्स को लेके आना कोस्टल इकोसिस्टम के लिए, फिश की प्रोडक्शन, मत्स्य पालन को यहाँ पर इम्प्रूव करना काफी हुआ भी है, क्योंकि
एक जो हमारी स्कीम चल रही है ऑलरेडी, पीएम मत्स्य संपदा योजना, वो इसी के तहत है पूरी, जिसमें फिशरमैन को एक हेल्प दिया जाएगा। फिशरमैन में को यहाँ पर बताया जाएगा कि कभी भी कोई डिजास्टर की सिचुएशन आ रही है, कुछ भी ऐसा है, तो उनको पहले ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मरीन और इकोसिस्टम को अच्छा बनाया जाएगा। तो ब्लू इकोनॉमी के लिए ऑलरेडी हमारे पास सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाएगा। भारत में टोटल 12 मेजर पोर्ट है और 200 से भी ज्यादा माइनर पोर्ट्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है हमारी, वो पूरा यहाँ पर कंट्रोल करती है इसको। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, मेजर और माइनर कितने पोर्ट्स हैं हमारे पास। तो इनकी जो एक बेटरमेंट होती है ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सागरमाला प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट किया है। ये सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में स्टार्ट हुआ था, जस्ट एज भारतमाला। भारतमाला जो है वो रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेटर है, और सागरमाला जो है वो पूरे एक पोर्ट्स, बंदरगाह, उनके लिए बेटर बनाएगा, उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है। इसके लिए ब्लू बॉन्ड्स भी स्टार्ट किए गए, ताकि हर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आ सके, इलीगल माइनिंग को स्टॉप किया जा सके। साथ ही साथ मैरीटाइम अमृतकाल विजन बजट में भी बोला गया था, विकसित भारत का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था, ताकि जितना भी ये पोर्ट का इकोसिस्टम है, वो एक ऐसा इकोसिस्टम बने जो कि इंडिया ने कभी नहीं देखा है पहले के टाइम में। तो वो एक बेटर बनाने के लिए ये पूरे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। राइट, सो ये था आपको एक बार इंफॉर्मेशन देना पूरे इस चीजों के लिए। ऐसे ही हमारा अगला टॉपिक आता है जो है क्वांटम मिशन के ऊपर। भारत का क्वांटम मिशन यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट हो चुका है, इसको अप्रूवल भी मिल चुकी है 6,000 करोड़ के लिए 8 सालों में। क्वांटम मिशन में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करते हुए एक अलग से यहाँ पर एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी, जिसकी मीटिंग भी हो चुकी है, स्ट्रैटेजीज डिस्कस होंगी। मिशन कोऑर्डिनेशन सेल बनाया जाएगा, जिसमें ये जो पूरा मिशन है, कैसे इसको इम्प्रूव करना है, कौन से रिसर्च कहाँ पे होगी, कौन से लोगों को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार से कैसे लेना है, निगरानी कैसे रखनी है, वो सब चेक किया जाएगा। तो एक मिशन गवर्निंग बॉडी रहेगी, बोर्ड रहेगा, जिसपे चेक करेगा। वो पूरा फोकस देखेगा क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैन पावर, स्टार्टअप्स के ऊपर देखा जाएगा कि कहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है, उसको किस तरीके से हम लोगों को प्रमोट करना है। ठीक है, इसमें नीति आयोग भी है, वो भी पूरा यहाँ पे चेक रखेगी। नीति आयोग की भी जिम्मेदारी होगी इसके ऊपर, बिकॉज नीति आयोग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। सो नीति आयोग की भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो भी अपना पूरा चेक रखेंगे इसके ऊपर। और जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पे रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, वो किस प्रकार से वहां पे होंगे, वो सब कुछ देखा जाएगा। जो ये डिपार्टमेंट है पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो यहाँ पर 4 क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर हब्स बनाएंगे। 4 हब कौन से होंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, जिसमें अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स बनाई जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? एटम्स जो होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्वांटम्स कहते हैं, जिसमें 1 और 0 जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं, उसमें हम पूरा उसको चेक रख सकते हैं। क्वांटम जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें भी ये चीज चलती है, क्यूबिट्स कहा जाता है उसको। ठीक है, एटम लेवल पे साइंस कैसे बिहेव करती है, वो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स में बताया जाता है। और आगे आने वाले टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत 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 बड़ा डिजिटल वर्ल्ड में बेटरमेंट हमारे लिए लेकर के आने वाला है, तो उसी के लिए इस पूरे को अपने इंडिया में स्टार्ट किया गया। ठीक है, कम्युनिकेशन, डेटा प्राइवेसी को बना के रखना, डिजिटल वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस रहेगी इसकी, इन सब पे चेक रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो यही एक मिशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, किसमें? क्वांटम टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अगर ये मिशन प्रॉपरली सक्सेसफुली भी लॉन्च हो जाता है, तो उसके बाद इंडिया जो है वो 7th कंट्री बन जाएगा जो क्वांटम मिशन पे इतना ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, और साथ ही साथ मिशन यहाँ पर 2023 से 31 तक होगा, जिसमें पूरे सीड्स के हेल्प से सारा कुछ किया जाएगा। राइट, तो ये था क्वांटम मिशन, छोटे मोटे फैक्ट उससे जुड़े हुए, इससे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। लास्ट आर्टिकल है भितरकनिका नेशनल पार्क में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को यहाँ पे प्रोटेक्शन देना। अब नाउ वेयर इज दिस भितरकनिका? इट इज इन उड़ीसा, उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जहाँ पे 1800 क्रोकोडाइल्स जो है वो देखी गई है।
ठीक है, जो पहले से बढ़ गई है। तो यहाँ पर अगर इंक्रीज हुई है यहाँ पर काफी ज्यादा, तो उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा का है। उड़ीसा में दो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। वन इज दिस भितरकनिका एंड अनदर वन इज सिमलीपाल। सो ये दो नेशनल पार्क्स हैं जो कि वहां पर मैंग्रोव इकोसिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट बन जाता है, जहाँ पे बहुत से रिवर्स का मिक्सचर होता है। ब्राह्मणी रिवर, बैतरानी रिवर, धामरा रिवर एंड पाठशाला रिवर, जहाँ पे मैंग्रोव रीजन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्रोकोडाइल को जो प्रोटेक्शन के लिए चल रहा है वो यही है। ऐसे ही उसी के पास में एक और प्रोजेक्ट, एक और नेशनल पार्क है जो मैंने बताया अभी, सिमली पार्क। वो टाइप प्रोजेक्ट टाइगर, क्रोकोडाइल, स्लॉथ बियर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, वुल्स, वाइट बुल्स, सबके लिए यहाँ पर अपना एकदम पूरा ही एक साथ चीजें वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो चीज है ये वाला। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब मैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स बताऊं कि दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको एस्चुरिन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेप्टाइल है, जो कि इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये जितने भी क्रोकोडाइल है ये वाले, ये सॉल्ट वाटर में है। तो जो पूरा रीजन है उसके काफी अच्छे अमाउंट में, उस रीजन के, आप यूं कह लीजिए कि उस रीजन में जो भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे सॉल्टी चीजें, उसमें वहां पर ये काफी अच्छे से उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये इनका एक मेन बड़ा ऑब्जेक्टिव है। भितरकनिका में देख लो भाई, इसमें काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो वही चीज है, पूरा एक कंडक्ट करवाया गया था सर्वे, वहां पे काफी अच्छे से ये चीज देखने को मिली है। ह्यूमन और क्रोकोडाइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, होंगे ही कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी चीजें तो बहुत ज्यादा ही होती हैं। तो क्रोकोडाइल्स होते हैं अडल्ट और सब अडल्ट क्रोकोडाइल्स हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स को भी मार सकते हैं। और ऐसा बोला गया है कि भितरकनिका में काफी सारे जो है क्रोकोडाइल ने ह्यूमंस पे अटैक भी किया है। ठीक है, अभी रिसेंटली यहाँ पर एक जो है पिछले साल जून और अगस्त के बीच में आसपास के मगरमच्छ ने हमला भी किया था 10 वर्ष के एक लड़के के साथ, और 6 लोग और भी मारे गए थे। तो ये वाले अटैक्स वहां पे भी बहुत कॉमन है। जजपुर भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें काफी ज्यादा देखने को मिली। खैर ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, समझे भाई, ये चीजें एग्जाम में कोई नहीं पूछता। ओके देन, आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस, जैसे हम सीईआरटी कहते हैं। सीईआरटी साइबर सिक्योरिटी से डील करता है। सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंडर हमारी साइबर सिक्योरिटी के अंदर पूरा डील करता है। 2000 वाला जो आईटी एक्ट है उसके तहत यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का काम देखते हुए ये जो है पूरा बताया गया है। और इस पूरे एक्ट पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते हो, ये एक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सीईआरटी, ठीक है, एक ऑफिस है इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री का। तो वो चीज है इसके अंदर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट में कुछ इंडिया की सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाते हैं उसको पूरा चेक करती है। एक टीम अलग से बनाई गई है इसके अंदर, सिक्योरिटी से सारा चीजें जो होती है ना वो चेक करती है। साइबर सिक्योरिटी के सारे इंसिडेंट्स को ये चेक रखने की हिम्मत रखती है। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया है? आईटी एक्ट 2000 के तहत। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंदर इंडिया के साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस को चेक करती है। ठीक है, टीम है ये वाली पूरी एक साइबर कम्युनिटी की टीम है, जो कि पूरा कंप्यूटर इंसिडेंट को सब चेक करते हैं। और इसमें नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं, सिंगल पीपल नहीं है। साइबर अटैक्स, उनकी रिकवरी करना, इंडिया के अगेंस्ट कोई जहाँ पर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ना हो, ठीक है, सिटीजन्स के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो सब चीजों को चेक रखती है। साइबर स्वच्छता केंद्र भी इसमें बनाया गया, जहाँ पे लोगों के लिए भी चीजें प्रोवाइड करवाती है। राइट, तो ये चीज है फर्स्ट वाला, सीईआरटी टीम है पूरी, ठीक है ना। ऐसे ही एक यहाँ पर एक जीन थेरेपी आई है जिसका नाम है कैसगेवी। क्या है नाम? कैसगेवी। कैसगेवी एक जीन थेरेपी है जो कि सिकल सेल डिजीज के लिए यहाँ पे स्टार्ट की गई है। एफडीए ने इसको अप्रूव किया है। एफडीए का मतलब होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जिन पेशेंट्स को सिकल सेल डिजीज होता है उनको यहाँ पर ये जीन थेरेपी दे दी जाएगी, जिसे कहते हैं कैसकेवी, जो कि 12 साल से ऊपर के हैं। ये जो एफडीए है वो यूएस की है,
जिन्होंने दो यहाँ पर वैसे दो ट्रीटमेंट्स दिए हैं, कैसगेवी और लिवगेनिया। कैसगेवी इज मोर इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एफडीए ने अप्रूव किया है पहली बार, जिसमें जीन्स के साथ एडिटिंग करके जीन थेरेपी दी जाएगी और सिकल सेल डिजीज को यहाँ पर रोक दिया जाएगा। यूएसए में 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको सिकल सेल डिजीज की प्रॉब्लम है और वो हेरिडिटरी चलता आता है। ठीक है, अफ्रीका अमेरिकन में काफी कॉमन है, इंडिया में नहीं है वो चीज कॉमन, लेकिन वहां पे है। इसमें क्या होता है कि सिक्कल सेल मतलब कि हमारे जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें सिक्कल की शेप का एक ब्लड ऐसे ना म्यूटेट होना शुरू हो जाता है, जो कि पूरी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ये रेयर है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है अगर इसको आप सही तरीके से नहीं क्योर करते, तो उसके लिए एक यहाँ पे जीन थेरेपी आई है जिसका नाम है कैस्केवी। क्लियर हुई बात? तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर कैसगेवी, यहाँ पर ब्लड का डिसऑर्डर है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग क्योर देगा। इसमें यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, BCL11A, सीवियर पेन को रोक दिया जाता है, ट्रांसफ्यूशंस देखे जाते हैं जो ट्रांस करना होता है। ठीक है, कैसगेवी एक ग्राउंड ब्रेकिंग जीन एडिटिंग थेरेपी है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज के लिए है, अनीमिया के लिए नहीं है ये। सिकल सेल डिजीज जिसको होता है, जिसकी आरबीसीज में सिकल की शेप का एक अलग से यहाँ पे बन जाता है, उनके लिए यहाँ पर ये चीज रहेगी। एफडीए ने इसको अप्रूव किया रिसेंटली, इसलिए हमारे करंट अफेयर्स में आके मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा। ठीक है, तो वो बात है यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो पूरा, इसी से ही एग्जाम में सवाल सीधा बनते हैं। आप इसको लिख लीजिए पूरा। ठीक है भाई, और आज का जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है वो भी सीईआरटी के ऊपर ही है कि भाई ये सीईआरटी जो है वो क्या है, और इसको जब राइट टू इंफॉर्मेशन से हटा दिया गया है तो उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि राइट टू इंफॉर्मेशन से इसको क्यों हटा दिया गया है। तो वो चीज है ये कि भाई इसको राइट टू इंफॉर्मेशन से अगर रिमूव कर दिया गया तो व्हाट इज द इम्पैक्ट। राइट, इसको भी आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये वाला कंप्लीट कीजिएगा, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।